नमस्कार दोस्तों, इन्फोटॉक्स के बहुत ही फ्रेश एपिसोड में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की दोस्तों सबसे पहली अपडेट निकल कर आ रही है हमारी इंडियन रेलवेज की तरफ से, जहां पर दोस्तों हमारे जो रेलवे पैसेंजर्स है उनको बेटर एंड सेफ ट्रैवलिंग एक्सपीरियंस प्रोवाइड करवाने के लिए हमारी इंडियन रेलवेज के द्वारा महाराष्ट्र स्टेट में रोहा से वीर के बीच में जो रेल लाइन सेक्शन है उसका डबलिंग का काम कंप्लीट कर दिया गया है, जो कि दोस्तों हमारी रेलवेज के सेंट्रल रेलवे जोन एंड कोंकण रेलवे जोन के अंतर्गत आता है। सो बेसिकली दोस्तों जैसा कि आप जानती हैं कि एक फ्यूचर रेडी रेलवे सिस्टम बनने के लिए हमारी इंडियन रेलवेज करंटली उनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको अपग्रेड करने में लगी हुई है। एंड दोस्तों इसी के अंतर्गत हमारी इंडियन रेलवेज के द्वारा महाराष्ट्र स्टेट में रोहा से वीर के बीच में जो रेल लाइन सेक्शन है उसको डबलिंग करने का काम 2016 में स्टार्ट कर दिया गया था। एंड दोस्तों इसके अंतर्गत 46.8 किलोमीटर की जो रेल लाइन है उसको डबल किया जाने वाला था, जिसको दोस्तों अब ऑलमोस्ट हमारी रेलवेज की तरफ से कंप्लीट कर लिया गया है। एंड इस पर रेलवेज की तरफ से 530 करोड़ रुपये स्पेंड किए गए हैं। एंड नाउ दोस्तों इस रेल लाइन के डबल हो जाने के बाद में इस रेल लाइन में जो बोटलनेक्स हैं वो एलिमिनेट हो जाएंगे, जिसके चलते इस रेल लाइन की जो कैपेसिटी है वो इंक्रीज होगी। एंड अल्टरनेटिवली यहाँ पर जो ट्रेन की ऑपरेटिंग स्पीड है वो भी हमें बढ़ती हुई दिखाई देने वाली है। अगली दोस्तों अपडेट निकल कर आ रही है पुणे एयरपोर्ट को लेकर, जहां पर दोस्तों हमारी एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा अनाउंसमेंट कर दी गई है कि पुणे एयरपोर्ट पर जो न्यू इंटीग्रेटेड टर्मिनल का कंस्ट्रक्शन का काम है उसका फास्ट ट्रैक बेसिस पर डाल दिया गया है। एंड नाउ दोस्तों अगस्त 2022 तक हमारी इंडियन रेलवेज के द्वारा इस न्यू टर्मिनल को पूरी तरह से बनाकर कंप्लीट कर दिया जाएगा। सो बेसिकली दोस्तों जो पुणे सिटी है वो महाराष्ट्र स्टेट की वन ऑफ द बिगेस्ट इंडस्ट्रियल सिटी है। एंड दोस्तों इसी के चलते पुणे में एक न्यू एयरपोर्ट की डिमांड काफी लंबे समय से की जा रही थी। एंड लेकिन दोस्तों अभी तक वो जो एयरपोर्ट है वो बनकर तैयार तो नहीं हुआ है, लेकिन जो यहाँ पर एग्जिस्टिंग एयरपोर्ट है वो भी काफी लंबे समय से अपनी कैपेसिटी के बाहर काम कर रहा है। एंड इसी को देखते हुए यहाँ पर एक न्यू टर्मिनल एंड साथ साथ में एक न्यू रनवे मैंडेटरी था, जिसको देखते हुए हमारी एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा इस एयरपोर्ट पर एक न्यू इंटीग्रेटेड टर्मिनल को कंस्ट्रक्ट करने का काम स्टार्ट कर दिया गया था। एंड इसका काम दोस्तों अब ऑलमोस्ट 60% कंप्लीट हो चुका है। एंड वहीं इसका जो रिमेनिंग वर्क है उसको हमारी एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा फास्ट ट्रैक बेसिस पर डाल दिया गया है। एंड उनके अकॉर्डिंग अगस्त 2022 तक इसको पूरी तरह से बनाकर कंप्लीट कर दिया जाएगा। और वैसे में दोस्तों आपको बता दूं कि इस न्यू टर्मिनल को अराउंड 475 करोड़ रुपए स्पेंड करके कंप्लीट किया जा रहा है। अगली दोस्तों अपडेट निकल कर आ रही है मुंबई बेस्ड इंडियाज वन ऑफ द बिगेस्ट मल्टीनेशनल कॉन्ग्लोमरेट टाटा ग्रुप की तरफ से, जहां पर दोस्तों टाटा ग्रुप ने उनकी सभी सब्सिडरी कंपनीज के साथ में मिलकर $300 बिलियन का मार्केट कैपिटलाइजेशन क्रॉस कर लिया है। एंड नाउ दोस्तों हमारा जो स्टॉक एक्सचेंज है उनके डाटा के अकॉर्डिंग टाटा ग्रुप का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो अब इसी स्पीड से आगे बढ़ता चला जाएगा। सो बेसिकली दोस्तों एज ऑफ नाउ टाटा ग्रुप हमारे देश का वन ऑफ द बिगेस्ट मल्टीनेशनल कॉन्ग्लोमरेट होने के साथ साथ हमारे देश का ओल्डेस्ट कॉन्ग्लोमरेट भी माना जाता है। एंड एज ऑफ नाउ दोस्तों टाटा ग्रुप के पास में 30 से ज़्यादा ग्रुप कंपनीज या फिर सब्सिडरी कंपनीज है। एंड दोस्तों इन कंपनीज के जो नंबर्स है वो कंटिन्यूसली इंक्रीज होते चले जा रहे हैं, क्योंकि दोस्तों जो टाटा ग्रुप है वो हर साल न्यू बिजनेस में एंट्री करता चला जा रहा है। एंड इतनी सारी कंपनीज होने के कारण ही ये टाटा ग्रुप के द्वारा $300 बिलियन का मार्केट कैपिटलाइजेशन क्रॉस किया गया है। एंड दोस्तों इस साल के स्टार्टिंग से लेकर अब तक हमारे स्टॉक एक्सचेंज के अकॉर्डिंग टाटा ग्रुप की जो सब्सिडरी कंपनीज हैं उनके शेयर्स 15% से लेकर 375% तक इंक्रीज हुए हैं। एंड एज ऑफ नाउ इस ईयर के स्टार्टिंग से अब तक टाटा ग्रुप के द्वारा 84.75 बिलियन की और भी मार्केट वैल्यू को ऐड किया गया है, जिसमें दोस्तों टाटा ग्रुप की टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज का सबसे ज़्यादा शेयर रहा है, जो कि अराउंड 52% का है। उसके बाद टाटा स्टील लिमिटेड 16.22%, टाटा मोटर्स का 6.75%, टाइटन को का 5.07%, इसके अलावा टाटा कंज्यूमर्स लिमिटेड का 4.1% का कंट्रीब्यूशन रहा है। अगली दोस्तों अपडेट निकल कर आ रही है इंडियाज लार्जेस्ट ऑटोमोटिव एंड लीड एसिड बैटरीज मैन्युफैक्चर एक्साइड इंडस्ट्रीज की तरफ से, जहां पर दोस्तों इंडिया में उनका जो बैटरी बिजनेस है उसको एक्सपांड करने के लिए इस कंपनी ने डिसाइड किया कि वो इंडिया में जो लिथियम आयन बैटरीज हैं इनकी मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करने वाले हैं। दोस्तों इसी के चलते एक्साइड इंडस्ट्रीज की तरफ से प्लान किया गया है कि वो इंडिया में एक गीगा फैक्ट्री को सेटअप करेंगे, जो कि दोस्तों यूएस बेस्ड टेस्ला की जो ईवी मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री है उसकी तरह होने वाली है। सो बेसिकली दोस्तों जो एक्साइड इंडस्ट्रीज है वो इंडिया लार्जेस्ट होने के साथ साथ में वर्ल्ड की 4th लार्जेस्ट ऑटोमोटिव एंड इंडस्ट्रियल लीड एसिड बैटरी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। एंड कंट्री दोस्तों एज ऑफ नाउ इस कंपनी की जो एनुअल टर्नओवर है वो $1 बिलियन की है, जिसमें इनके एक्सपोर्ट्स का कंट्रीब्यूशन 7 to 8% का रहता है। दोस्तों कंपनी का प्लान है कि वो इनके एक्सपोर्ट जो कंट्रीब्यूशन है उसको और भी इंक्रीज करना चाहते हैं, जिसके चलते उनकी तरफ से न्यू प्लान्स को प्रिपेयर किया गया है। एंड दोस्तों इस न्यू फैक्ट्री को सेटअप करने के लिए ऑलरेडी इस कंपनी के द्वारा 100 से ज़्यादा ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स के साथ में काम किया जा रहा है, जहां पर ईवी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड न्यू बैटरीज पर काम किया जा रहा है। दोस्तों देखते हैं कि आने वाले समय में हमें कब तक इनकी ये गीगा फैक्ट्री इंडिया में देखने को मिलती है।
बढ़ती है दोस्तों अगली अपडेट की तरफ, जो निकल कर आ रही है नोएडा उत्तर प्रदेश से, जहां पर दोस्तों नोएडा की ग्रोथ को देखते हुए न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी ने डिसाइड किया है कि वो नोएडा में जो न्यू सैटेलाइट डेवलप करने का काम है उसको और भी फास्ट बेसिस पर डालने वाले हैं। दोस्तों इसी के चलते नोएडा अथॉरिटी की तरफ से इस न्यू सैटेलाइट टाउन के लिए जो लैंड एक्विजिशन प्रोसेस है उसको फास्टली कंप्लीट करने के लिए जल्दी ही एक कंसल्टेंट हायर किया जाने वाला है। सो बेसिकली दोस्तों नोएडा की ग्रोथ को देखते हुए नोएडा के आउटस्कर्ट्स पर एक न्यू सैटेलाइट टाउन प्लान किया गया था, जो कि दोस्तों बिल्कुल ही नोएडा के साथ में था। एंड दोस्तों इस न्यू सैटेलाइट टाउन के लिए यूपी स्टेट में 80 विलेजेस में लैंड को एक्वायर किया जाने वाला था, जिसमें दोस्तों 20 विलेज गौतम बुद्ध नगर डिस्ट्रिक्ट के अंडर में आते हैं एंड वहीं 60 विलेज बुलंदशहर डिस्ट्रिक्ट के अंडर में आते हैं। एंड दोस्तों इन सभी विलेजेस में नोएडा अथॉरिटी की तरफ से अराउंड 20,316 हेक्टेयर्स ऑफ लैंड इस न्यू सैटेलाइट टाउन के लिए एक्वायर की जाने वाली थी। एंड एज ऑफ नाउ नोएडा अथॉरिटी की तरफ से सिर्फ 450 हेक्टेयर्स ऑफ लैंड को एक्वायर किया गया है, जो कि दोस्तों सैटेलाइट टाउन को डेवलप करने का काम स्टार्ट करने के लिए बहुत ही कम मानी जाती है। एंड दोस्तों इसी को देखते हुए नोएडा अथॉरिटी की तरफ से इस लैंड को और भी फास्टली एक्वायर करने के लिए जल्दी ही एक कंसल्टेंट हायर किया जाने वाला है, जो कि नोएडा अथॉरिटी को इस लैंड एक्विजिशन के प्रोसेस में और भी फास्ट ट्रैक बेसिस पर डालने में हेल्प करने वाला है। तो दोस्तों देखते हैं कि नोएडा में सैटेलाइट टाउन को डेवलप करने का काम कब तक स्टार्ट किया जाता है। अगली दोस्तों अपडेट निकल कर आ रही है आंध्र प्रदेश स्टेट से, जहां पर दोस्तों आंध्र प्रदेश स्टेट में जो कार्गो ट्रांसपोर्टेशन है उसको बढ़ता हुआ देख एंड साथ साथ में आंध्र प्रदेश स्टेट में जो फिशिंग सेक्टर है उसके ग्रोथ के लिए आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट डिसाइड किया कि वो उनकी स्टेट में कई सारी पोर्ट्स, फिशिंग हार्बर्स एंड फिश लैंडिंग सेंटर्स को डेवलप करने वाले हैं। दोस्तों इसके लिए जल्दी ही आंध्र प्रदेश मैरीटाइम बोर्ड की तरफ से एक न्यू प्लान प्रिपेयर किया जाने वाला है। सो बेसिकली दोस्तों एज ऑफ नाउ इनिशियल प्लान्स के अकॉर्डिंग आंध्र प्रदेश स्टेट में मचिलीपट्टनम, भावनापाडु, काकीनाडा स्पेशल इकोनॉमिक जोन एंड रामायणपट्टनम इन सभी पोर्ट्स को डेवलप किया जाएगा। एंड इसी के साथ साथ में आंध्र प्रदेश स्टेट में 4 फिश लैंडिंग सेंटर्स और 8 फिशिंग हार्बर्स को डेवलप किया जाएगा, जिनको दोस्तों फेज वाइज मैनर में डेवलप किया जाने वाला है। एंड दोस्तों प्लान्स के अकॉर्डिंग इनिशियली जो 4 फिशिंग हार्बर्स होने वाले हैं इनको आंध्र प्रदेश स्टेट के श्रीकाकुलम डिस्ट्रिक्ट, विशाखापट्टनम डिस्ट्रिक्ट, वेस्ट गोदावरी एंड प्रकाशम इन चारों डिस्ट्रिक्ट्स में सेटअप किया जाएगा। एंड इसके अलावा फेज 2 में बाद में 4 और फिशिंग हार्बर्स को आंध्र प्रदेश स्टेट में सेटअप किया जाएगा। एंड एक बार इसका पूरा प्लान आंध्र प्रदेश मैरीटाइम बोर्ड की तरफ से प्रिपेयर किए जाने के बाद में इसका जो कंस्ट्रक्शन वर्क है या फिर डेवलपमेंट वर्क है उसको जल्दी ही स्टार्ट कर दिया जाएगा। अगली दोस्तों अपडेट निकल कर आ रही है हैदराबाद एयरपोर्ट को लेकर, जहां पर दोस्तों तेलंगाना गवर्नमेंट डिसाइड किया कि वो हैदराबाद सिटी के जो लोकल पीपल्स हैं उनको हैदराबाद एयरपोर्ट की डायरेक्ट मेट्रो कनेक्टिविटी प्रोवाइड करवाने के लिए हैदराबाद एयरपोर्ट मेट्रो लिंक पर काम स्टार्ट करने वाले हैं। एंड दोस्तों इसी के चलते तेलंगाना गवर्नमेंट ने ग्रेटर हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड, जो कि हैदराबाद एयरपोर्ट को ऑपरेट करती है एंड GMR ग्रुप की सब्सिडरी कंपनी है, उनको अप्रोच किया था ताकि वो इस एयरपोर्ट मेट्रो लिंक को डेवलप करने में अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दे। सो बेसिकली दोस्तों जो हैदराबाद एयरपोर्ट है वो इंडियाज वन ऑफ द बिजिएस्ट एयरपोर्ट माना जाता है, लेकिन दोस्तों करंटली एज ऑफ नाउ इस हैदराबाद एयरपोर्ट के लिए जो हैदराबाद मेट्रो है उसकी कोई डायरेक्ट कनेक्टिविटी नहीं है, जिसके चलते दोस्तों जो हैदराबाद के लोकल्स हैं उनको काफ़ी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। एंड इसी को देखते हुए तेलंगाना गवर्नमेंट की तरफ से हैदराबाद एयरपोर्ट को हैदराबाद मेट्रो से लिंक करने के लिए 31 किलोमीटर का एक मेट्रो कॉरिडोर प्लान किया था, जिसको दोस्तों अराउंड 5,000 करोड़ रुपीज़ की लागत से डेवलप किया जाने वाला है। एंड नाउ दोस्तों इसमें जो GMR ग्रुप है उनकी तरफ से इस टोटल कॉस्ट का 10% कॉन्ट्रीब्यूशन किया जाएगा, जो कि अराउंड 500 करोड़ रुपये सामने निकल कर आता है। एंड दोस्तों इसी के साथ साथ में जो हैदराबाद एयरपोर्ट है वहां पर एक 8 किलोमीटर का इंटीग्रेटेड मेट्रो रूट भी बनाया जाएगा, जो कि पूरा का पूरा हैदराबाद एयरपोर्ट के लिए होने वाला है। एंड दोस्तों इसमें 3 मेट्रो स्टेशन को भी सेटअप किया जाएगा। दोस्तों देखते हैं कि हमें आने वाले समय में कब तक इस मेट्रो लिंक पर काम स्टार्ट होता देखने को मिल सकता है। आज की दोस्तों लास्ट अपडेट निकल कर आ रही है नेशनल माइनर कोल इंडिया लिमिटेड की तरफ से, जहां पर दोस्तों उनके जो कार्बन फुटप्रिंट्स हैं उनको रिड्यूस करने के लिए कोल इंडिया लिमिटेड की तरफ से अनाउंसमेंट की गई है कि वो उनके ऑपरेशंस के लिए अब डीजल की बजाय LNG का इस्तेमाल करने वाले हैं। दोस्तों इसके लिए इनिशियली कोल इंडिया लिमिटेड के पास में जितने भी डंपर्स हैं उनमें लिक्विफाइड नेचुरल गैस की रेट्रोफिटिंग की जाएगी एंड फिर उन्हें LNG का इस्तेमाल करके ही ऑपरेट किया जाएगा। सो बेसिकली दोस्तों एज ऑफ नाउ कोल इंडिया लिमिटेड हर साल 4 लाख किलोलीटर ऑफ डीजल को यूज़ करती है, जिन पर दोस्तों उनकी तरफ से अराउंड 3,500 करोड़ रुपये स्पेंड किए जाते हैं। एंड अगर दोस्तों इन सभी डंपर्स को LNG गैसेस से रिप्लेस कर दिया जाता है तो ये एक्सपेंसेस है अराउंड एनुअली 500 करोड़ रुपीज़ तक रिड्यूस हो जाएंगे। एंड साथ साथ में जो कोल इंडिया लिमिटेड है उनके जो कार्बन फुटप्रिंट्स हैं वो भी रिड्यूस हो जाएंगे। एंड दोस्तों इसी के बेनिफिट को देखते हुए कोल इंडिया लिमिटेड की तरफ से डिसीजन लिया गया है, जिसके अंतर्गत इनिशियली उनके जो डंपर्स है वहां पर LNG किट्स को रेट्रोफिट किया जाएगा, जिसके बाद में कोल इंडिया लिमिटेड के पास में जितने भी डंपर्स हैं वो ड्यूअल फ्यूल सिस्टम वाले डंपर्स बन जाएंगे, जो कि बोथ डीजल एंड LNG से ऑपरेट हो पाएंगे। एंड एज ऑफ नाउ दोस्तों मैं आपको बता दूं कि कोल इंडिया लिमिटेड के पास में करंटली 2500 से ज़्यादा डंपर्स है, जिन सब को फ्यूचर में LNG गैसेस से ऑपरेट किया जाने वाला है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप अपनी तरफ से कोई अपडेट सबमिट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके सबमिट कर सकते हैं। और अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद आपका वीडियो को देखने के लिए।